तो पिछली बार जो हम लोगों ने कुछ बात छोड़ी थी वहीं से आगे बढ़ाते हैं। और जो कुछ पिछले 1 महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में या पिछले 6 महीने में खबरों में रहा, उसके उन बिंदुओं को निकालने की कोशिश कीजिए जो कि आपके परीक्षा के प्रश्न बन सकते हैं। तो बिंदु कैसे निकालेंगे? ऐसे बिंदु निकालने का एक तरीका, आप लोगों को कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने का पता होता है, साधारणतः पता होता है, जिसे हम जीके कहते हैं, जनरल नॉलेज। और जनरल नॉलेज निकालने का तरीका बहुत साधारण होता है कि जैसे घटना हुई तो उसका सन याद कर लिया कि कौन से सन में ये घटना हो रही है। दूसरे नंबर पे घटना का प्रमुख व्यक्ति कौन है वो याद कर लिया। तो हम उससे इतिश्री मान लेते हैं, ऐसा लगता है कि हमारा प्रश्न जो है वो ठीक हो गया और परीक्षा में अब ये आ जाएगा। पर ये इतना आसानी से प्रश्न इस तरह से बैठता नहीं। यूपीएससी में जाएंगे खास करके तो मल्टीपल चॉइस है, और किसी व्यक्ति का, घटना का नाम या स्थान का नाम पता होने मात्र से प्रश्न ठीक नहीं हो जाता। उसमें कई सारी कंडीशंस दी होती हैं, कुछ चीज़ें आपको डिलीट करनी होती हैं, यानी कि ये नहीं है, और कुछ आपको कुछ थोड़ा सा सही होता है, थोड़ा गलत होता है, तो उसको भी पूरे गलत वाले में रखना होता है। तो कन्फ्यूजन किसी भी स्तर पे ना हो, इसके लिए जो पढ़ने का तरीका है वो आपका दूसरी एग्ज़ाम की जो तैयारी होती है, जो बैंकिंग की होती है, पोस्ट ऑफिस की होती है, या टीचर की परीक्षा की तैयारी होती है, अभी तक आपको पढ़ने की जो आदत रही है वो भी उसी तरह की रही है, जिसे हम कहते हैं जैसे कि एनसीईआरटी की तैयारी करना। तो एनसीईआरटी में जो है बहुत ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं है, कुछ भी नहीं है थॉट प्रोसेस के नाम पे। सूचनाएं हैं, सीधी सीधी जानकारियां हैं, एक तरह से ज्ञान है, अध्ययन नहीं है। इसलिए जीके और जीएस दोनों में बड़ा अंतर है, जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज। उसमें जीके वाला पार्ट है आपका, नदी कहाँ से कहाँ तक बह रही है, उसकी लंबाई क्या है, उसकी दिशा क्या है, उसका उद्गम कहाँ से हुआ है, वो गिर कहाँ पे रही है, मिल कहाँ रही है, और उसकी सहायक नदियाँ क्या है। ये जानकारी आपको एनसीईआरटी में मिलेगी। लेकिन यहाँ पर जो है वो उसका व्यापक प्रश्न होता है, प्रीलिम्स में भी प्रश्न होता है तो बड़ा व्यापक होता है। ज्योग्राफी में इस प्रकार की नदियाँ जीवन रेखा कही जाती हैं, उस क्षेत्र की लाइफ लाइन होती हैं, एक लाइन ये होती है। दूसरा हो सकता है कि ऐसी नदियाँ चूंकि उसमें प्रपात बनने की और ऊंचाई से गिरने की और स्टोरेज करने की क्षमता ज़्यादा बन जाती है, कैचमेंट एरिया बहुत बड़ा है उसका, तो इन पर ऊर्जा परियोजनाएं, एनर्जी प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं। तो आपसे तरह तरह के प्रश्न बना करके, और ऐसी नदियों पर बांध बनाने से कम पुनर्वास होगा, क्योंकि जनसंख्या का वितरण इस प्रकार से है। तो यहां नजरिया एडमिनिस्ट्रेशन वाला आ जाता है। तो सिविल सर्विसेज की तैयारी करते समय नदियों का अध्ययन इस तरह से होता है जो मैं आपको बता रहा हूं। वहां आप ये जान, कई बच्चे अभी भी तैयारी करते हैं, ये हमसे भी अपेक्षा करते हैं कि हम उनको लिखवा दें। क्या लिखवा दें? अगर मैं आपको लिखवा दूं कि ये नदी यहाँ से निकलती है और वहाँ गिरती है, आप भी लिख लेंगे और जाकर के विकिपीडिया में कंफर्म कर लेंगे, या फिर और कोई यूट्यूब पे पढ़ा रहा होगा उससे भी कंफर्म हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, आपको पता चल गया। लेकिन आप एग्जाम में तो मार्क्स ही नहीं आते आपके। फिर उसकी सहायक नदियों के नाम याद कर लेंगे तो उससे भी बात बन जाएगी, उससे भी मार्क्स नहीं आते। फिर किस तरह से मार्क्स आएंगे, आपको पैटर्न देखना पड़ेंगे क्वेश्चंस के, कि नदियां क्यों और कैसे वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा। तो खबरों में भी वैसे ही जाना पड़ेगा। अभी इलेक्शन से रिलेटेड खबरें आ रही हैं एक से एक, इलेक्टोरल बॉन्ड वाला खबर है। और जब से रंजन गोगोई आए हैं तो आपने देखा होगा, एक
टर्म यूज़ करते हो, सील्ड एनवेलप। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की कार्य पद्धति, अब सुप्रीम कोर्ट तो देखा जाए तो रक्षक है लोकतंत्र का, और लोकतंत्र क्या है? लोगों का तंत्र है। तो लोगों को पता चलना चाहिए कि लिफाफे में क्या है, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में पता नहीं चलेगा। तमाम मामले में, सीबीआई वाले मामले में कहा सील्ड एनवेलप लेके आइए, कोई भी अपना जवाब देगा तो सील्ड एनवेलप में देगा। सील्ड एनवेलप में देने का क्या मतलब है? केवल कुछ लोगों को क्यों पता चले, सारी जनता को क्यों पता नहीं चले कि आखिर वाकई में हो क्या रहा है? तो उस मुद्दे से चलते आपको समझ में आएगा। नहीं तो आप क्या करोगे, इलेक्टोरल बॉन्ड पढ़ लोगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होते हैं। तो वो सरकार की जो पीआईबी की न्यूज़ है या प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो या एएनआई की जो न्यूज़ है उसमें फिक्स होता है, क्योंकि सरकार की विज्ञप्ति होती है और उसमें बड़ा बोला सा रहता है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो दरअसल जो खराब पैसा चुनाव में लगता है ना, जो ऐसा पैसा लग जाता है जो बेकार पैसा होता है, काला धन होता है, लोग हिसाब किताब नहीं बताते। अब ये बैंक के माध्यम से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे जाएंगे। बैंक में जाकर के आपको पैसे जमा कराने, 2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड लेने हैं तो 2 करोड़ रुपए आप जमा कराइए, 2 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड आपको मिल जाएंगे और उसको आप ले जा करके किसी पार्टी को दे दीजिए। वो पार्टी आपको रसीद दे देगी कि आपने, पर उसके इलेक्टोरल बॉन्ड पे ये नहीं लिखा होगा कि ये किस व्यक्ति ने जमा कराए थे बैंक में, ये केवल बैंक वाले को पता है। और देखिए बैंक में चूंकि जा रहा है, एसबीआई में जमा हो रहा है 2 करोड़ रुपया और उसको सोर्स नहीं बताना, तो इसका मतलब है कि फेयर होगा क्योंकि बैंक में जमा हो रहा है। तो बहुत साधारण सी, अब वो पर्दे के पीछे की कहानी नहीं बताई जाएगी। पर्दे के पीछे की कहानी क्या है कि 4 अमेंडमेंट हुए, 4 एक्ट में अमेंडमेंट हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड जब व्यवस्था आई और ये गवर्नमेंट लेके आई तब 4 अमेंडमेंट किए गए। इनकम टैक्स एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, आरटीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ, कंपनी एक्ट में अमेंडमेंट हुआ और आरबीआई एक्ट में अमेंडमेंट हुआ। चारों संशोधन हुए 4 एक्ट में। क्या संशोधन हुए कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में ये 4 एजेंसियां ऐसी है जो बैंक से जानकारी मांग सकती है और अमेंडमेंट ये किया गया कि ये चारों एजेंसियां बैंक से जानकारी नहीं मांगेंगी। किस मामले में नहीं मांगेंगी? इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में नहीं मांगेंगी। तो कितना जबरदस्त घेरा है उसको, इलेक्टोरल बॉन्ड को। इसलिए निर्दोष सा लगता है ना बड़ा, लेकिन उसके पीछे की कहानी कुछ और है। तो फिर कौन मांग सकता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मांग सकती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अर्थात पीएमओ एक तरह से वो जानकारी ले सकता है एसबीआई से कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे 2 करोड़ रुपए के। एक और अमेंडमेंट हुआ, पहले पुराने समय में चंदा देने के लिए 3 साल पुरानी कंपनी होनी चाहिए और उसको जो प्रॉफिट हुए जा रहा है उस प्रॉफिट का 10% ही वो चंदा दे सकता है। वो कंपनी भी कितना चंदा दे सकती है? सिर्फ 10% चंदा दे सकती है प्रॉफिट का। लेकिन अब ये है कि कोई कल भी अगर कोई कंपनी खुली है, कल के दिन भी, और आज वो 200 करोड़ 500 करोड़ सीधा किसी पार्टी को देना चाहते तो आज ही दे सकती है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं चलेगा। ये कंपनी एक्ट में सुधार हो गया। तो आपने अभी देखा छापा पड़ा और करोड़ों रुपए निकले। तो ये एजेंसी को पता कैसे चला कि इस घर में इतने पैसे हैं और इतने इलेक्टोरल बॉन्ड रखे हुए हैं? क्योंकि वो जिसने भी पैसे इकट्ठे किए थे वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा था रोज। किसके लिए? कांग्रेस के लिए। और चूंकि वो बीजेपी कार्यालय में नहीं पहुंचे इलेक्टोरल बॉन्ड, आ रहा समझ में, तो उन्होंने टीम भेज दी
कि इतनी स्पीड से कौन खरीद रहा है, इसका मतलब इसके पास और होगा। आ गया ना समझ में? तो जो सत्तारूढ़ दल है उसको पता चल जाएगा कि इलेक्टोरल बॉन्ड कौन खरीद रहा है, और उसको फोन भी किया जा सकता है कि तुम इधर तो खरीद रहे हो, इधर नहीं खरीद रहे, और उधर क्यों खरीद रहे हो हम देख लेंगे। आ गया समझ में? तो इलेक्टोरल बॉन्ड से ट्रेस करना बहुत आसान है। इसमें दो तरह का फायदा है। आपने कितनी सेटिंग की, आपने किसी से भी 200 करोड़ रुपया ले लिया, उसको एनवायरमेंट की क्लियरेंस दिला दी, इस डिपार्टमेंट से वो करवा दिया, और उसकी इंडस्ट्री जमवा दी, और आपने उससे डोनेशन ले लिया। जैसे बच्चे को स्कूल में जब भर्ती कराने के लिए डोनेशन देते हैं, वैसे डोनेशन के नाम पे तुम्हारी इंडस्ट्री सेट करवा देते हैं, और आपको लगेगा कि ये आदमी स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा है और इसने ये सब क्लियरेंस हासिल किए हैं, और उसको तो रातों रात सब तरफ से क्लियरेंस मिल जाएंगे और उसकी इंडस्ट्री, पर उसके लिए उसको पहले डोनेशन जमा करना होगा। लेकिन ये आम आदमी को पता नहीं चलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? तो कांग्रेस यदि सत्ता में आई तो उसको फायदा हो जाएगा, और अगर कांग्रेस अभी बोल रही घोषणा पत्र में कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम खत्म कर देंगे, और मुझे नहीं लगता वो करेंगे फिर, तो ये तो बहुत फायदेमंद चीज है। लेकिन यदि वो आता है, अगर सत्ता परिवर्तन होता है और इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम अगर कोई खत्म करता है, तो इसका मतलब वो स्वच्छता चाहता है। और ब्लैक मनी इसलिए काम आ जाएगा क्योंकि बैंक में चाहे जमा करा रहे हो, आपका नाम तो गोपनीय रहेगा, और बैंक और इनकम टैक्स को पता नहीं चलेगा, आरबीआई को पता नहीं चलेगा, तो आपसे टैक्स का हिसाब किताब भी कोई नहीं मांगेगा कि आप ये पैसा कहाँ से लाए। ये बात एसबीआई वाला उसको बताएगा नहीं, खास करके स्पेशली इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में। तो जो बोला भाला सा लग रहा था कि इलेक्टोरल रिफॉर्म हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या हो गया, एक तरह का, बल्कि ये सत्तारूढ़ दल रूलिंग पार्टी के द्वारा किया जाने वाला सबसे बड़ा स्कैम। तो समझ में आ रहा है कुछ? अब जब कुछ लोग जाग गए और पिटीशन लगाने लगे, तो पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर ली गई, और एक्सेप्ट कर लिया जाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो तो रिजेक्ट हो जाना थी। तो काफी लोग इसके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, समाचारों में खूब चल रहा है, और साल भर 2 साल से आपने देखा इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में कि इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। तो पक्का जो है इसके ऊपर प्रश्न बनेगा कहीं ना कहीं घुमा फिरा के, तो उसके पीछे की चीजों में भी जाइएगा। और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो टाइम दिया है वो क्या दिया है, 30 मई का टाइम दे दिया है। अब 30 मई तक तो नतीजा आ जाएंगे। अभी कुछ रिजल्ट आया तो बोले नहीं वो बहुत एक्सप्लोसिव हो सकते हैं अंदर, और क्या कहा, सील्ड एनवेलप में मुझे जानकारी दें। किसकी जानकारी दें, यानी किन किन लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं, उनकी जानकारी सील्ड एनवेलप में आनी है। अब 30-31 मई तक जब आप खबरें आएंगी, आप इंतज़ार करिए क्या निकल करके आता है। और सील्ड एनवेलप वाला अगर वो बोल देता नहीं सील्ड एनवेलप में कुछ भी नहीं है, ऐसा मैं संतुष्ट हूँ, तो भी देख लेना, जो भी स्थिति है क्लियर हो जाएगी। बाकी परिस्थितियाँ समझ में आ रही है। ये एक एक घटना को आपको इतनी बारीकी में वहाँ तक जाना पड़ेगा, तब जाकर के ये सिविल सर्विसेज के तैयारी का टॉपिक होगा। अदरवाइज तो आप कहेंगे 20,000 से ज़्यादा जो है कोई रसीद नहीं कटवा सकता किसी भी राजनीतिक दल को 20,000 रुपये से, और 20,000 से ज़्यादा का अगर चंदा देना है तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना पड़ेगा, वो भी एसबीआई से खरीदना पड़ेगा। तो ये तो बिल्कुल फेयर हो गया मामला, क्योंकि बैंक में यदि कोई जमा कराने जा रहा है इसका मतलब है कि उसके पास ब्लैक मनी नहीं है। लेकिन यहाँ तो सरासर अलग स्थिति है। अब पिछले दिनों क्या खेल हुआ है, कितने दिनों में हुआ है, तो ये सत्तारूढ़ दल के लिए कितना आसान है पता करवाना।
और जो विपक्षी पार्टी है वो कितनी असहाय महसूस करेगी इस समय में, क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकती, उसको बैंक बताएगा नहीं। आ गया ना समझ? इसलिए कांग्रेस भी शर्मा नहीं रही। अभी पैसा जरूर पकड़ाया, लेकिन उसको शर्म नाम की कोई चीज नहीं। उसको पता है कि तुम कैसे लड़ रहे हो फिर चुनाव। वो क्या बोल रहे हैं कि आप कैसे चुनाव लड़ रहे हैं, फिर आप क्या बिना पैसे के लड़ रहे हैं? अगर हम पैसे से लड़ रहे हैं तो। इसलिए वो जो मैटर है वो बिल्कुल ही उनको लग ही नहीं रहा कि ये कोई खतरनाक क्राइम है या ये कोई ऐसी चीज है जो हमको नहीं करना चाहिए या क्यों हुआ है। बस ये है कि आपको हम पकड़वा नहीं पा रहे हैं। आपने कहाँ रख रखे हैं, आपके लिए बॉन्ड कौन खरीद रहा है, हमको पता ही नहीं चल पा रहा है। और उसको तो अपनी केवाईसी देनी पड़ी। किसमें? अच्छा, उन्होंने ये भी रख सकते थे कि उसको केवाईसी की जरूरत नहीं, कोई भी आदमी जमा कराए और चला जाए बॉन्ड लेके। ये कर लेते तो ठीक था, बीजेपी को भी फायदा था, कांग्रेस को भी फायदा था। लेकिन उनको विपक्षी पार्टी का भी जानना था कि वो कहां से ला रहे हैं। हारा समझ में? इसलिए उन्होंने केवाईसी जमा करवाया। बड़ा खतरनाक खेल है। और आप जब तक समझोगे और सब लोगों का इसका गणित समझ में आएगा तब तक सरकार बन चुकी होगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। कर दिया तो इतना आसान नहीं है ये सब चीजें। इसलिए और आपको चीजें समझनी पड़ेगी, इस लेवल पे समझनी पड़ेगी इलेक्टोरल रिफॉर्म के साथ साथ। तो चलिए कुछ दूसरे मुद्दों को पास चलते हैं। एक ही मुद्दा तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जो डोनर है उसको राइट टू सिक्रेसी का अधिकार है। डोनर जो है, दानदाता, उसको राइट टू सिक्रेसी का अधिकार है और पॉलिटिकल पार्टी को राइट टू प्राइवेसी का अधिकार है। आगे तो मतलब राइट टू प्राइवेसी है, यानी निजता का अधिकार है। और जनता के बारे में दो बातें बोली कि जो वोटर है, जनता जो है वो जानना नहीं चाहती और वोटर को जानने का हक नहीं है। को समझ में आ रहा है? वोटर को जानने का हक नहीं है। वोटर को इससे कोई लेना देना नहीं है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन चंदा दे रहा है, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं। बड़ा मजेदार जवाब है, यानी जनता क्या चाहती है उन्होंने ही बता दिया। तो डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इलेक्शन कमीशन को अभी लताड़ लगाई गई। टीएन शेषन का जमाना आपने देखा हो कभी या सुना हो उनके बारे में, तो मैंने आपको बताया था बाल ठाकरे का चुनाव प्रतिबंध, 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ पाए थे। पहली बार संपत्ति की घोषणा, अपराधों की घोषणा, अपनी योग्यता की घोषणा, ये सब चीजें तो सुप्रीम कोर्ट के दखल से चुनाव आयोग के माध्यम से होने लगी हैं। अब कोई व्यक्ति यदि 5वीं पास है या 5वीं फेल है और उसको घोषणा करनी पड़ रही है और उसके बावजूद आप उसको चुनते हैं, उसी व्यक्ति को चुनते हैं, तो ये तो आपकी गलती है। क्योंकि लोकतंत्र में उसको चुनाव लड़ने का अधिकार तो नहीं छीन सकते उसको, क्योंकि भारत का नागरिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन तो उसको अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन तत्कालीन ने इलेक्टोरल रिफॉर्म के तहत इतना कर दिया कि तुम ये तो बताओ कि तुमने अपराध कितना किया है, बताओ उसकी संख्याएं बताओ, कितने अपराध तुमने कर रखे हैं, कितने बड़े क्रिमिनल हो, सबको बताओ। और कहाँ तक पढ़े लिखे हो ये भी सबको बताओ, और परिवार की संपत्ति कितनी है ये भी सबको बताओ। वो ये सब बताना पड़ता है उसको। अब जनता के ऊपर है कि वो उसको चुनती है या नहीं चुनती है। उसके बावजूद भी यदि आपको लगता है कि नहीं, चूंकि हमको सरकार तो उसकी बनानी है और उस व्यक्ति की सरकार बननी चाहिए, तो ये जो व्यक्ति की महिमा के आधार पर जो वोट देने का तरीका है, ये डेमोक्रेसी नहीं होती। ध्यान रखिए, डेमोक्रेसी में जो रिस्पेक्ट है वो व्यक्ति की होने लगी है, सिद्धांतों की नहीं हुई। और व्यक्ति और परिवार दोनों के नहीं होनी चाहिए।
किसी परिवार की भी इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए और किसी व्यक्ति की भी इतनी ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए। दोनों गलत है डेमोक्रेसी के हिसाब से। कांट के सिद्धांत में चले, इमैनुअल कांट ने अभी एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था इसके बारे में। उन्होंने 3 प्रकार के रेस्पेक्ट बताए। 3 तरह की रेस्पेक्ट होती है। इगैलिटेरियन रेस्पेक्ट, समानतावादी, समानता मूलक रेस्पेक्ट, इगैलिटेरियन रेस्पेक्ट। इगैलिटेरियन रेस्पेक्ट का एग्जांपल उन्होंने दिया एक बस का, कि एक बस में एक कंडक्टर है, एक ड्राइवर है, पैसेंजर है और एक ऑनर है। 4 एजेंसियां काम करती है किसी बस में। एक ऑनर जो घर पे बैठा हुआ है, वो बस का मालिक है। दूसरा एक ड्राइवर है जो चला रहा है, एक कंडक्टर है, और पैसेंजर्स कोई भी हो सकते हैं। बहुत अमीर आदमी भी हो सकता है, करोड़पति भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सबका समानतावादी सम्मान होता है। पैसेंजर बदतमीजी से पेश नहीं आता, सामान्यता नहीं आता, वो सम्मान ही करता है पैसेंजर्स का। कंडक्टर भी पैसेंजर्स का सम्मान करता है और पैसेंजर भी कंडक्टर का सम्मान करते हैं। ड्राइवर से भी कोई कहासुनी नहीं करते, क्योंकि ड्राइवर सबकी जान लेकर के गाड़ी चला रहा है तो सब लोग सोचते नहीं है अच्छा काम कर रहा है, हम सबके लिए गाड़ी चला रहा है, तो उसको उसी नज़र से देखा जाता है। और वो भी सोचता है कि ये सब मेरे पैसेंजर्स हैं, इनको मुझे जल्दी से, तो सब एक दूसरे के प्रति, वो भी टिकट मांगता है, प्लीज़ एक टिकट दीजिए, वो भी बोलता है ये लीजिए आपके बाकी के पैसे। इस तरह का एक म्यूचुअल जो है रेस्पेक्ट होता है। ये इगैलिटेरियन रेस्पेक्ट का एक एग्जाम्पल है। जब समाज में इस तरह का रेस्पेक्ट हो, सभी लोगों का रेस्पेक्ट हो। दूसरा रेस्पेक्ट होता है हायरार्कियल रेस्पेक्ट। क्रमानुक्रम में एक वर्गीकरण के हिसाब से, सामाजिक स्तरीकरण के हिसाब, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के हिसाब से। ये रेस्पेक्ट जाति के हिसाब से हो सकता है, कास्ट के हिसाब से, जो मिलता ही है, जिसको हम अर्जित परिस्थिति नहीं कहते, प्रदत्त परिस्थिति कहते हैं। स्टेटस एंड रोल, सोशियोलॉजी में जब आप जाते हैं, स्टेटस एंड रोल, तो जैसा स्टेटस होता है उसके हिसाब से रोल होता है और उसके हिसाब से रेस्पेक्ट होता है। जेंडर वाइज भी होता है। कई जगह पत्नियां जो है पति की रेस्पेक्ट करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि वो पत्नी है इसलिए करती हैं, महिला है इसलिए करती हैं, और कोई कारण नहीं है। पति बहुत महान है, बहुत उच्च विचार वाला है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत समझदार है, इस वजह से नहीं, इस वजह से नहीं है। केवल पुरुष होने की वजह से महिला सम्मान करती है। तो इसका मतलब ये स्ट्रेटिफिकेशन वाला हो गया, हायरार्कियल वाला हो गया। ये वर्टिकल रेस्पेक्ट, जिसमें एक ऊपर है दूसरा नीचे है। गांव में चले जाएंगे तो उच्च जाति के व्यक्ति को सम्मान देना पड़ता है, क्योंकि वो उच्च जाति का, उससे ऊंची आवाज में बात नहीं करेंगे, उसकी आंखों में नहीं झांकेंगे, उसकी आंखों के सामने घूरेंगे नहीं, पैर छू सकते हैं, उसके पैरों में देख सकते हैं, उसके पैर पड़ सकते हैं। ये सम्मान का भाव, ये जातिगत श्रेष्ठता की भावना है। और भारत इसी प्रकार की संस्कृति है जहाँ रेस्पेक्ट किस हिसाब से, हायरार्कियल रेस्पेक्ट। तो इमैनुअल कांट जो है वो बोलते हैं तीसरा रेस्पेक्ट जो है वो इवैल्यूएटिव रेस्पेक्ट, इवैल्यूएशन के आधार पर, मूल्यांकन के आधार पर। और मूल्यांकन किसका? कर्मों का मूल्यांकन, काम का मूल्यांकन, अर्जित परिस्थिति, एक्वायर्ड स्टेटस। उसने स्टेटस एक्वायर्ड किया है। स्टेटस किस हिसाब से एक्वायर्ड किया है? उसके काम इतने ऊंचे हैं कि उसका रेस्पेक्ट किया जाना है। ये तो कर्म के आधार पे हो जाएगा कि वाकई में काम बहुत अच्छे हैं, इसलिए रेस्पेक्ट होता है। लेकिन भारतीय राजनीति में जो रेस्पेक्ट है वो प्रदत्त वाला है, हायरार्कियल वाला है। चाहे वो परिवार का रेस्पेक्ट हो, चाहे वो व्यक्ति का रेस्पेक्ट हो, वो काम के आधार पर नहीं है। वो चाहे कुछ काम करता हो या नहीं करता हो, आपको रेस्पेक्ट करना है। तभी हंगरी के राष्ट्रपति ने, उसने जो है अभी बोल दिया कि अगर आप मेरी पॉलिसी का विरोध करते हो, इसका मतलब आप हंगरी के दुश्मन हो। मैंने जो कुछ भी पॉलिसी बनाई है, आप उसका विरोध नहीं कर सकते। तभी आप यूक्रेन के राष्ट्रपति को देखते हो अभी री इलेक्शन में,
कि वो नेशनलिज्म की बात करता है, यानी यूक्रेन को बचाना है तो मुझे चुनना होगा। बेंजामिन नेतन्याहू को जाकर के इजराइल में देखो तो उसने कहा ये जूस का, इजराइल जूस का देश, ये यहूदियों का देश, और अगर तुमको यहूदियों का देश बनाए रखना है तो मुझे सत्ता में लेके आना होगा। इनमें से किसी भी व्यक्ति की आलोचना आप करिए तो सीधे राष्ट्र की आलोचना मालूम पड़ती है, ऐसा लगता है कि आप राष्ट्र की आलोचना कर रहे हैं। ये हायरार्कियल रेस्पेक्ट के एग्जाम्पल हैं और ये सोसाइटी को डिग्रेड करते हैं, ये डेमोक्रेसी को ख़त्म करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी में इगैलिटेरियन रेस्पेक्ट हो सकता है या दूसरे नंबर पे इवैल्यूएटिव रेस्पेक्ट। इसलिए आप देखते हो उपाधियों का अंत, टाइटल जो है वो कोई भी नहीं लगा सकता। आर्टिकल 18 कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स में अनुच्छेद 18 कहता है कि आप, हाँ, आप पीएचडी में डॉक्टर लगाते हैं तो डॉक्टर आप लगा सकते हैं, ये असमानता नहीं है, क्योंकि ये आपने हासिल की है। आपने मेडिकल की पढ़ाई की और आप डॉक्टर लगाना चाहते हैं, आप लगा सकते हैं। लेकिन आप दूसरी प्रदत्त वाली डिग्रियां नहीं लगा सकते, जो आपको प्रदत्त होती है, जाति की वजह से प्रदत्त होती है। जैसे श्रीमंत, ठाकुर साहब, पंडित, ये कोई आप एक्वायर नहीं करते, हासिल नहीं करते, ये आपको सरनेम की वजह से आगे प्रेफिक्स लगाने का मौका मिलता है। जब भी सफिक्स की वजह से प्रेफिक्स लगाने का मौका मिल रहा है, इसका मतलब है वो प्रदत्त है, क्योंकि जो प्रेफिक्स है वो आपने अर्जित नहीं किया है। और जब प्रेफिक्स आप एक्वायर्ड करते हैं तो फिर वो इवैल्यूएशन वाली बात आ जाती है, आपका मूल्यांकन हुआ है। आ गया समझ? तो यानी कोई किसी पार्टी का सदस्य है या किसी पार्टी का उम्मीदवार है, इस वजह से हमको उसको वोट देना चाहिए या वोट देना पड़ेगा, इसका मतलब ये रियल डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि आप उसका मूल्यांकन नहीं कर रहे, बल्कि हायरार्कियल रेस्पेक्ट दे रहे हैं। क्योंकि हायरार्की में वो पार्टी जो है वो ऊपर है। आ गया समझ? और वो रेस्पेक्ट चाहती है। अच्छा, ये लोग बड़े रेस्पेक्ट बहुत तीव्रता से चाहते हैं, ईगरली जो है इनके अंदर रेस्पेक्ट प्राप्त करने की इच्छा है। आप थोड़ा सा भी रेस्पेक्ट को, यानी कि आप उनको कुछ नहीं बोल रहे, उनकी बनाई हुई किसी पॉलिसी को भी चैलेंज कर दो या उनके किसी काम को भी चैलेंज कर दो कि इसमें थोड़ी सी भी खामी है, तो उनको बहुत झटका लगता है, एकदम से झटका लगता है और वो आपको विरोधी मान लेते हैं तुरंत। तो ये बहुत खतरनाक स्थिति है, खतरनाक ट्रेंड है और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, केवल भारत में नहीं। ट्रंप ने भी मना कर दिया अपने विरोधियों से मीटिंग करने से। ट्रंप ने कहा तुम चूंकि मेरी इज्जत नहीं करते और मेरी पॉलिसी को फॉलो नहीं करते और मैं जो बोलता हूँ वैसा आप नहीं करते, इसलिए हम कभी बात नहीं करेंगे, अब आपसे कभी मीटिंग नहीं होगी, तुरंत। और मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया कि ऐसे जो लोग होते हैं वो सामने वाले को, विरोधी को, उसके साथ सहमत तो होते नहीं कभी, लेकिन साथ साथ उसको गायब करना चाहते हैं। वो चाहते ही नहीं कि वो उसका अस्तित्व भी रहे, यानी वो बीज मात्र भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये तो बहुत खतरनाक दुश्मनी वाली बात होगी। इसका मतलब ये प्रतिद्वंदिता नहीं है, प्रतियोगिता नहीं है। आप दौड़ करना चाहते हैं तो दौड़ में आप आगे हो जाइए, कोई सेकंड रनर अप होगा, कोई फर्स्ट रनर अप होगा, कोई पीछे रहेगा। आप आगे निकल गए, जयमाला आपके गले में आ जाएगी। नहीं, मैं जब दौड़ूंगा तब सेकंड भी कोई नहीं होगा, थर्ड भी कोई नहीं होगा। कांग्रेस मुक्त भारत यानी हमको मुक्ति चाहिए, मतलब वो दिखना भी नहीं चाहिए। अब ये नेहरू ने सोचा होता तो कितनी खतरनाक स्थिति होती। तो इसलिए आज सुबह जब मैं कक्षा में चर्चा कर रहा था तो कुछ बच्चे बोले कि सर दरअसल डेवलपमेंट इसलिए भी नहीं हो पा रहा है
मैंने पॉलिटिकल विल की बात की, मैंने कहा पॉलिटिकल विल अगर हो तो डेवलपमेंट होता है। तो बच्चे बोलते हैं नहीं सर, जनता अभी नहीं करना चाहती इसलिए नहीं होता। अगर जनता करना चाहती तो निश्चित रूप से हो जाता। तो क्या 1950 में जनता बहुत लिटरेट थी, या 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तब चलो हमारे ऊपर थोपा गया प्रधानमंत्री था, नेहरू को थोप दिया गया था, लेकिन 1951 में तो सबने चुन लिया था, और उसके बाद के चुनावों में भी चुन लिया था। जो भी है, और फिर भी मान लेते हैं कि थोपा हुआ है। लेकिन उस समय की जनता तो इतनी लिटरेट नहीं थी, या उस समय की जनता ज़्यादा समझदार थी, ज़्यादा लिटरेट थी, और अपना भला बुरा ज़्यादा आसानी से समझती थी। गरीबी को बहुत अच्छे से डिफाइन कर सकती थी, या सरकार की बहुत योजनाएं थी, ऐसा क्या था। लेकिन आपने देखा कि एक से एक नवरत्न और महारत्न जो खड़े हुए हैं, और जितना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ और तमाम प्रकार की चीज़ें हुई, ये तो पॉलिटिकल विल की वजह से हुई होगी ना, पर्सनल समझ के वजह से हुई। और आपने तो डिस्कवरी इंडिया या भारत एक खोज देखा होगा, यानी कि जो पहला प्रधानमंत्री था वह व्यक्ति भारत के बारे में कितना जानता था, और भारत को कितनी गहराई से समझता था, और भारत की क्या आवश्यकताएं होंगी उसको पता था। उसी को तो हम पॉलिटिकल विल कहते हैं। उसके पास तो सहयोगी भी नहीं थे। जब मैं आपको हरिवंश राय बच्चन का हवाला दे रहा था तब उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि हमारे जैसे कई सारे प्रोफेसर्स और पढ़े लिखे लोगों को नेहरू जी फ़ोन करते थे, बोलते थे क्या कर रहे हो, कुछ पॉलिसी बनाना है, कुछ काम करना है, दिल्ली आ जाओ। बोले सर हम तो यहाँ पर काम कर रहे हैं और कॉलेज में प्रोफेसर हैं, फलाना है, ये हैं, वो हैं, अलग अलग पदों पे हैं, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। बोले नहीं यहाँ आ जाओ, यहाँ ज़रूरत है। बोले क्या करना होगा, बोले नहीं कुछ नहीं, आ जाओ। जब आ जाते थे तो अपने पास बिठाते और पूछते थे परिवार में कौन कौन है, क्या आवश्यकता है तुम्हारी, चलो तुम्हारी इतनी सैलरी हो जाएगी, तुम्हारी आवश्यकताओं के हिसाब से सैलरी डिसाइड हो जाती थी। जो समझदार से उनसे कहा जाता था कि जो काम हम तुमको बता रहे हैं उसमें काम के हिसाब से अपने नाम का पद जो है वो पद का नाम खुद ही रख लो कि तुम्हारा पद क्या होगा, अपने पद का नाम रख लो। एक सामने कमरा खाली है, उसमें एक टेबल कुर्सी लगा देते हैं। दोपहर बाद सुबह तो उसको टेबल कुर्सी मिली और दोपहर बाद वहाँ नाम की प्लेट लग जाती थी कि ये फलाने पद पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर ये अपॉइंटमेंट हो गया। ऐसे ऐसे करके एक एक दो दो लोगों को बुला बुला करके काम सौंपे गए, और पहली बार राष्ट्र के निर्माण का काम निजी तौर पे किया गया। ये पॉलिटिकल विल होता है। अब तो बना बनाया सिस्टम है ना, ऑलरेडी महालनोबिस जैसे लोगों की मेहनत योजना आयोग में लगी हुई थी, आपने देखा सारा सिस्टम था। तो फिर गरीबी जो है वो थोड़ी सी कुछ प्रतिशत कम हो जानी थी। कल की रिपोर्ट आपने देखी कि बेरोजगारी और बढ़ गई, काफी लोग बेरोजगार हुए। तो ये जो घटनाएं हो रही हैं और ये जो मूल्यांकन यदि हम करें तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल विल, और एक आर्टिकल में पढ़ रहा था उसमें बहुत अच्छी बात कही गई, मल्टी लेयर पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। दरअसल पॉवर्टी जो है वो एक तरह की पॉवर्टी नहीं है। गरीबी के कई सारे आयाम हैं, कई रूप हैं, कई परतें हैं गरीबी की, कई तरह की गरीबी है। चाहे वो न्याय योजना के माध्यम से 72,000 रुपये देने की बात हो, चाहे पीएम किसान के तहत 6,000 रुपये देने की बात हो, दोनों उन्होंने बकवास बताई है। और बकवास इसलिए बताई है क्योंकि वो बोलते हैं कि ये पैसा दे देने से स्वास्थ्य और शिक्षा खरीदने की क्षमता नहीं बढ़ती। वास्तव में जो ड्रिंकिंग वाटर है, सैनिटेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग है, वो इन चीज़ों में आती नहीं। इसलिए मान लिया जाए स्वास्थ्य के लिए बीमा योजना, आपने आयुष्मान का नाम सुना है,
और वो बीमा है, उसमें आप प्राइवेट सेक्टर में जा करके अपना इलाज करा सकते हैं, लेकिन पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। 5 लाख तक का बीमा भी हो जाएगा परिवार का, लेकिन उसके लिए एक तरह का प्रीमियम है, एक तरह की सुविधा है, लेकिन ये पूर्ण स्वास्थ्य की गारंटी नहीं है। कोई भी सरकार बहुत बढ़िया स्कूल बना के क्यों नहीं देती? कोई भी सरकार IIM और IIT के और एम्स जैसे लेवल के इंस्टीट्यूट क्यों नहीं बनाती? ज़्यादा से ज़्यादा क्यों नहीं बनाती और सबके लिए क्यों नहीं बनाती? इसीलिए सरकारें पैसा दे करके, थोड़ा बहुत पैसा दे करके और अपनी तरफ से इतिश्री करना चाहती है, और यही हुआ है। चाहे इंदिरा गांधी ने जो गरीबी हटाओ का नारा दिया था 60s में, उसमें भी यही था। किसी ने भी आगे बढ़ करके गरीबी को मिटाने के लिए जड़ वाले काम नहीं किए, रूट कॉज वाले काम नहीं किए, जो मूल कारण है उनको खत्म नहीं किया। गरीबी है क्यों? गरीबी का कारण क्या है? अशिक्षा। अशिक्षा गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। अब रूरल एरिया में जो रूरल डिस्ट्रेस की बात करते हैं, फार्मर्स डिस्ट्रेस की बात हम लोग करते हैं, वहां क्या समस्या है? वहां ऐसा नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है। 72,000 की बात नहीं है, 5,000 की बात भी नहीं है। ऐसा किसान भी है जिसके पास 5 करोड़ रुपया है, लेकिन उसको हॉस्पिटल तक लाते वक्त 2-2.5 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे लग जाते हैं, और डॉक्टर बोलता है कि अगर आप 20 मिनट में ले आते तो हम इसको बचा लेते। तो 5 करोड़ रुपए होने के बाद भी वो 35 साल की उम्र में, 40 साल की उम्र में चल बसता है। तो किसी को 72,000 रुपए दे दोगे तो उसकी जान बच जाएगी, ये थोड़ी होगा। एमिनिटीज कहां से आएंगी? इसलिए डॉक्टर अब्दुल कलाम को याद करिए, उनका पूरा कंसेप्ट PURA पूरा क्या बोला था? प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज, प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तो डेमोक्रेसी में सरकारों का काम पॉलिटिकल विल के सहारे ये काम करना होता है कि आप जो दूर दराज का आदमी है उसको भी वो शिक्षा मिल सकती है। गांव में ही मान लिया जाए, किसी को गांव में रहना है, भोपाल, इंदौर, दिल्ली नहीं जाना है, और गांव में ही रहना है, और उसके पास 20 करोड़ रुपए है और 200 एकड़ जमीन है, और वो अपने बच्चे की शिक्षा पे 5 लाख रुपए तक भी खर्च कर सकता है, 10 लाख भी खर्च कर सकता है, पर कोई पढ़ाने वाला हो उसको, तो ऐसा स्कूल तो होना चाहिए। जो उसको बात पैसे से नहीं होता, अभी तक यही हुआ है, या तो मुआवजा दे दिया, पेंशन दे दी, पैसा दे दिया, भत्ता दे दिया, आपने बेवकूफ़ बनाया। सरकार, उन्होंने साफ साफ लिखा है आर्टिकल में, ऑथर लिखता है कि ये बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, क्योंकि टैक्स पेयर्स का पैसा है, आपका जेब से कुछ जा नहीं रहा, टैक्स जमा कराने वाले टैक्स जमा कराते हैं, उसी में से कुछ पैसा आप उठा करके बांट देते हैं। लोगों को लगता है कि हमको इतना पैसा मिल गया, और आप अपनी जिम्मेदारी से बच गए। मूल जिम्मेदारी क्या थी? आपको सैनिटेशन देखना था, आपको ड्रिंकिंग वाटर देखना था, आपको ट्रांसपोर्ट देखना था, आपको एजुकेशन देखना था, आपको हेल्थ देखना था, आपको हाउसिंग फॉर ऑल देखना था, सबके लिए हाउसिंग की व्यवस्था करनी थी। इन सब जिम्मेदारियों से बचने के बजाय, मान लीजिए कल से कोई लड़का, पिता को अगर उसको इस्टेब्लिश करना है, उसकी शादी करना है, उसके लिए घर बनाना है, उसकी एजुकेशन देखना है, फिर उसकी नौकरी लगवाना है, इसके बजाय कोई बच्चा जाके बोला पिताजी आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, बस मुझे कुछ नहीं करना, वो सब मैं कर लूँगा, तो पिता के लिए तो बहुत आसान हो गया। क्योंकि कितना आसान, कितने सस्ते में सौदा निपट रहा है, क्योंकि बहुत कुछ करना था उसके लिए। सरकारें भी इसी तरह से इतिश्री करती हैं। तो अगर आप बातों को समझ सकें तो आपको लोकतंत्र बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इलेक्टोरल सिस्टम भी हमारा समझ में आ जाएगा कि अभी तक की सरकारों ने क्या किया और किस प्रकार के प्रलोभन दिए जा रहे हैं।
इसलिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत बड़ा काम है सरकारों का। गरीबी शब्द आता है तो उसके साथ आप एम्प्लॉयमेंट अपने आप लिख लीजिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो गरीबी तो है। एम्प्लॉयमेंट अलग से कोई टॉपिक नहीं है, वो गरीबी के साथ ही है। और एजुकेशन उसका पार्ट बन जाता है, क्योंकि एजुकेशन नहीं दोगे तो अच्छा, जिस व्यक्ति को 72,000 रुपये मिल जाएंगे और आप अगर मिड डे मील बंद कर दें मान लिया जाए, तो क्या वो बच्चे को दोपहर का टिफिन दे देगा? मुश्किल है कि वो लंच पैकेट बना के दे, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसको नहीं देने की आदत है। वो पहले भी नहीं देता था जब मिड डे मील नहीं था, और अब वो दे देगा क्योंकि उसके पास 72,000 रुपये आ गए। इतना आसान नहीं है। इसलिए जो हेल्थ है, एजुकेशन है, वो सरकारों को करते रहना पड़ेगा, उसको जारी रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 72,000 रुपये दे दिए तो अब आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा लेना, मर्जी आए जहाँ पढ़ा लेना, हम तो ये स्कूल बंद कर रहे हैं सरकारी वाला, वो आपको जारी रखना पड़ेगा। हॉस्पिटल आपको चला के रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट नर्सिंग होम बहुत ज़्यादा पैसा लेंगे। तब आपको गवर्नमेंट के सारे जो हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वो सब चालू रखना पड़ेगा। आप अपनी जिम्मेदारियों से बच नहीं सकते। तो मैंने 2-3 पहलू छूने की कोशिश की है, जिनके माध्यम से आप गरीबी को समझ सकते हैं। तो गरीबी एजुकेशनल गरीबी भी होती है। जब अच्छा स्कूल नहीं मिलता है तो एजुकेशनल गरीबी होती है। आप उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसकी उम्र अभी 22 साल हो गई है और वो साफ पानी पी करके बड़ा नहीं हुआ, उसको बचपन से पीने का साफ पानी नहीं मिला, उसको रहने के लिए पूरी तरह से मकान नहीं था, ठीक मकान नहीं था। आज वो 22 साल का है। उसको जो एजुकेशन, उसको यूक्रेन की राजधानी, यूक्रेन का राष्ट्रपति, यूक्रेन और रशिया का रिलेशन, ये चौथी क्लास में हो सकता है कोई स्कूल में बता देता है, लेकिन वो आज 22 साल का हो गया और उसको ये चीज नहीं पता, जबकि ये स्कूल में बताया जा सकता है। बचपन से उसको सारे टीके लग सकते थे, जिस कारण से उसको बहुत सारी बीमारियां नहीं होती, लेकिन उसको 4 बार मलेरिया हो चुका है, 2 बार टाइफाइड हो चुका है, और उसको 6 महीने में बुखार आ जाते हैं 2-3 बार। उसका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, गोलियां खाने से उसका लीवर बहुत कमजोर हो चुका है, और अब वो 22 साल का युवक है, और आप उसको सिविल सर्विसेज के कंपटीशन के लिए खड़ा कर दो। वो जिस जगह पे रहता था बचपन में, वहाँ चिमनी में पढ़ना पड़ता था, क्योंकि लाइट नहीं होती थी, अधिकांश समय लाइट नहीं होती थी, बिजली नहीं होती। तो ये जो भेदभाव है एक तरह का, अर्बन और रूरल वाला, अर्बन रूरल, जब हम एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी में जाते हैं तो वहाँ रूरल अर्बन कंटिनम के नाम से आता है, ट्राइब कास्ट कंटिनम, सातत्य। तो कुछ कस्बे होते हैं वो दोनों का कंटिनम बनाते हैं। किन दोनों का कंटिनम होता है? वो न तो रूरल वाले होते हैं, ना अर्बन वाले होते हैं, बीच के होते हैं। वहाँ की जनरेशन फिर अलग तरीके से निकल करके आई है, क्योंकि उसके गांव में एक बुक स्टॉल होगा, वहाँ प्रतियोगिता दर्पण मिलती है, कंपटीशन एग्जाम की मैगजीन्स मिलती हैं, न्यूज़पेपर आते हैं। लेकिन कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ न्यूज़पेपर भी नहीं आते, उस गांव में एक भी न्यूज़पेपर नहीं आता है। ऐसे भी ढेरों गांव हैं जहाँ बिल्कुल न्यूज़पेपर नहीं पहुँचता, कोई खरीदता ही नहीं है, इसलिए कोई भेजता नहीं है, और पहुँचाना भी बहुत मुश्किल है। ऐसे गाँवों में कोई साधन भी नहीं होता कि वहाँ न्यूज़पेपर जो है पहुँचाया जा सके, पोस्ट ऑफिस भी नहीं होते। और सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए क्या होगा कि वो भारत का नागरिक हो, 18-21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। आप देखिए ना एसेंशियल क्वालिफिकेशन और वो जो योग्यताएं क्या है, उसमें यही सब अर्हताएं हैं कि वो फॉर्म भर सकता है। हाँ, फॉर्म तो भर सकता है, लेकिन वो कितना अलग है उस व्यक्ति से जिसकी एजुकेशन जयपुर में हुई है, जिसकी एजुकेशन भोपाल में हुई है, जिसकी एजुकेशन दिल्ली में हुई है, चेन्नई में हुई है।
उससे कितना अलग है, उसको कितनी चीजें 22 साल का होने के बाद भी पता नहीं है। और एक व्यक्ति को चौथी क्लास में बहुत कुछ पता था, उसके स्कूल ने बहुत कुछ बता दिया था। तो ये जो भेदभाव है ये गरीबी है, इसको हम एजुकेशनल पॉवर्टी कहेंगे। ये शैक्षणिक गरीबी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब था, हो सकता है उसके पिता के पास 2 करोड़ रुपए थे आज से 20 साल पहले, जब वो 2 साल का था, तो भी वो गरीब है। क्यों गरीब है? क्योंकि उसको वो साधन नहीं मिल रहा। और हेल्थ के रूप में भी गरीब है, क्योंकि एक व्यक्ति का लिवर बिल्कुल सही है, उसने बैलेंस डाइट खाई है, उसके घर वालों को पता था, इतनी जागरूकता थी कि डाइट में क्या क्या दिया जाना चाहिए, उसका एक डाइट प्लान था, और उनको पता था कि कौन सा भोजन खाने से पढ़ाई लिखाई में फ़ायदा होता है, कौन सा भोजन खाने से ये ओलंपिक में जा सकता है। एंथ्रोपोकाइनेटोमेट्री, एंथ्रोपोलॉजी में तो एक ब्रांच जो बताती है कि शारीरिक लक्षणों के हिसाब से कौन से खेल में जाया जाएगा। शारीरिक गतिकी विज्ञान, मानव शारीरिक गतिकी विज्ञान। तो अगर किसी को इस बात का नॉलेज है तो वो तो अपने बच्चों का पालन पोषण बहुत अच्छे से कर सकता है। किस प्रकार का शरीर किस खेल के लायक होगा, कौन पहलवानी करेगा, कौन क्रिकेट में जाएगा, कौन बैडमिंटन में जाएगा, कौन वेट लिफ्टिंग में जाएगा, ये सब शरीर की संरचना के आधार पे हो सकता है, हाइट के आधार पे हो सकता है। इसलिए अधिकांश खिलाड़ियों को आप देखते हैं जैसी उनकी हाइट होती है उस आधार पे वो अपने खेल का चयन करते हैं। ये जो एमिनिटीज हैं जो बचपन में मिल जानी चाहिए तरह तरह की, ये गरीबी के प्रकार हैं। तो हेल्थ के रूप में भी लोग गरीब होते हैं, शिक्षा के रूप में भी लोग गरीब होते हैं। केवल पैसे से गरीबी नहीं होती। इसलिए मैंने बताया कि आपको कि वो व्यक्ति के पास करोड़ों रुपया है और अगर उसको हॉस्पिटल समय पे नहीं पहुंचाया जाएगा तो मर जाएगा, तो वो तो गरीब नहीं है, लेकिन वो तो जल्दी मर गया। अभी वो 30 साल 40 साल, और ढेरों लोग हैं जो ऑपरेशन कराने के बाद, बड़े बड़े ऑपरेशन कराने के बाद 30-40 साल ज़्यादा जी रहे हैं। ऑपरेशन कराने के बाद 40 साल और जी जाते हैं, ऐसे ढेरों लोग हैं। आप भी जानते होंगे ऐसे कई लोगों को जिनका बाईपास हुआ है, किसी का किडनी का हुआ है, किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, उसके बावजूद 20 साल हो गए उसको, अभी तक जिंदा है। ऐसे ढेरों लोग हैं। तो इसका मतलब इलाज के अभाव में व्यक्ति जल्दी चला जाता है। तो सरकारों के मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, प्रीलिम्स में देखना यही सब घुमा फिरा के प्रश्न रहेंगे। और साफ हवा लेने का अधिकार आपका, एक रिपोर्ट आई है यूएनईपी की, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूएनईपी की GO6 ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, अभी 4 मार्च को रिपोर्ट आई है। बड़ी मज़ेदार रिपोर्ट है, वेबसाइट पे जाइएगा। द हिंदू ने भी काफ़ी कवरेज दिया है, वेबसाइट पे जाइएगा, GO6 ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक 6। और जब इसकी वेबसाइट पे जाएंगे तो बड़े शानदार इन्फोग्राफिक्स मिलेंगे आपको, और ख़ास करके इसकी मेन डॉक्यूमेंट को जब आप खोलेंगे तो रिपोर्ट भी आप पढ़ सकते हैं। वेबसाइट पे पहली जो लाइन है जहाँ पे आपको क्लिक करने के लिए दिया, लिंक दी हुई है, ब्लू लिंक होती है अधिकांश, उस लिंक पे जाकर के क्लिक करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट खुलेगा। उसमें नीचे के जो 2 इन्फोग्राफिक्स हैं, एक तो फूड वाला और दूसरा जो है वो पर्यावरण के बारे में, वो दोनों इन्फोग्राफिक कम से कम आप देखिएगा। वो बताते हैं कि भारत में पिछले वर्ष 2018 में 12.4 लाख लोग एयर पॉल्यूशन के कारण जान गंवा गए। 12.4 लाख लोग, 12.5 लाख लोगों ने अपने प्राण त्यागे हैं एयर पॉल्यूशन की वजह से।
भारत में, स्पेशली भारत के बारे में बताया उसने। अब मैं यहाँ आऊँ तो ये पर्यावरणीय गरीबी है। दिल्ली में यूं तो अमीरी बहुत है, लेकिन दिल्ली का प्रत्येक व्यक्ति पर्यावरण के तौर पे बहुत बड़ा गरीब है, और वो उस आदिवासी से भी गरीब है जो स्वच्छ पर्यावरण में रहता है, और उसके वहाँ का जो इंडेक्स है वो 50 के आसपास है। भोपाल में भी 300 साढ़े 300 बना रहता है, कई बार खतरनाक स्तर पर पहुँच जाता है। इतने सारे पेड़ होने के बाद, इतनी हरियाली होने के बाद ये हालत है। तो फिर दिल्ली, गुड़गांव, गाजियाबाद के जो हालात आप देखते हो, 1100 पहुंच जाता है। PM 2.5, PM 5, PM 10, सीधा ब्लड में उतरता है जहर, मौत होती है, पैसे से नहीं होता। और उस रिपोर्ट में एक बहुत बड़ी बात कही गई कि दुनिया का जितना एमिशन होता है और जितना नुकसान होता है, वो टॉप 10% जो अमीर लोग हैं वो लगभग 60% के आसपास नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर्यावरण को नुकसान कौन पहुंचा रहे हैं? टॉप 10% लोग जो अमीर हैं और जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में रहते हैं, औद्योगिक देशों में रहते हैं, वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। टॉप 10% लोग कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? 60% नुकसान पहुंचा रहे हैं, लगभग 60% के आसपास। पॉइंट में है 50 कुछ, तो आपको मिल जाएगा। और अंतिम जो 30% लोग हैं नीचे के पायदान पे, वो कुल 11% नुकसान पहुंचा रहे हैं पर्यावरण। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बॉटम जो 30% है, यानी कि जो गरीब लोग हैं, 10% 60% के आसपास, और 30% लोग 11% के आसपास, और बाकी का नुकसान बीच की रेंज वाले लोग पहुंचा रहे हैं, जिनको हम मिडिल क्लास कह सकते हैं, अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं। लेकिन वहां वो दुर्भाग्य बताता है कि अनफॉर्चुनेटली जो 60% नुकसान पहुंचा रहे हैं, या पर्यावरण का जो ओवरऑल डिग्रेडेशन होता है, या जितना पॉल्यूशन होता है और जितना नुकसान पहुंचता है, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो होता है वो उस बॉटम परसेंटेज पे होता है, यानी उन गरीब लोगों पे होता है। पूरेस्ट एंड पुअर, ये जो फैमिलीज हैं सबसे ज़्यादा नुकसान उठाती हैं। इसलिए आप नाले में जब वाटर पोल्यूशन करते हैं और नाले में जब केमिकल्स तैरेंगे, तो अमीर आदमी तो पानी खरीद लेगा, मिनरल वाटर खरीद लेगा, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर खरीद लेगा, RO लगा लेगा, और अपने यहाँ पर रिसाइकल कर लेगा चीज़ों को, और वो साफ पानी पी लेगा। लेकिन जो सबसे पुअर व्यक्ति है, जिसने पॉल्यूशन नहीं फैलाया है और जो जिम्मेदार भी नहीं है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा, सफ़र करेगा उस पॉल्यूशन से। इसलिए अमीर आदमी तो कार का कांच भी चढ़ा लेगा और घर में एयर प्यूरीफायर भी लगा लेगा, और ऐसे बहुत सारे महंगे पौधे खरीद के ले आएगा जो घर में एयर को फ्रेश बनाते हैं। लेकिन जो झुग्गी में रहता है, किनारे पे रहता है, सड़क के किनारे रहता है और खुले में ऐसे ही घूमता है, उसके बच्चे इधर उधर दौड़ते रहते हैं, तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट या ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक के हिसाब से यदि आप सोचेंगे, तो जो लोग निर्दोष हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान में है। जिन्होंने पर्यावरण खराब करने का बिल्कुल भी उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है कि वो पर्यावरण खराब करने में कुछ उनका योगदान हो, वो लोग सर्वाधिक नुकसान में हैं, वो सबसे ज़्यादा भुगतते हैं। ये भयावहता है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसमें बताई है। उस रिपोर्ट को आप देखेंगे, बड़ा मज़ा आएगा आपको पढ़ने के लिए, निबंध के लिए बहुत सारे उसमें पॉइंट्स हैं। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी उसने बताई है वेस्ट फूड की, 1 साल की। और 10 बिलियन पॉपुलेशन जब हो जाएगी वर्ल्ड की, तब उसने बताया कि अभी जितना फूड प्रोडक्शन है उसका 50% और आपको फूड प्रोड्यूस करना पड़ेगा।
जब 10 बिलियन हमारी पॉपुलेशन हो जाएगी, और बहुत जल्दी होने वाली है। और जब हम फूड प्रोड्यूस करते हैं, नया फूड प्रोड्यूस करते हैं, तो हम GHG बढ़ाते हैं, ग्रीन हाउस गैस एमिशन बढ़ता है। तो कार्बन फुटप्रिंट तो आपने सुन रखा है। इसलिए उन्होंने कहा प्रत्येक वस्तु के ऊपर आपको ये भी लिखना चाहिए कि इसमें कार्बन कितना यूज हुआ है, यानी इसके लिए आपको कितना कार्बन एमिशन करना पड़ा, पर कितना पर्यावरण का नुकसान करके ये प्रोडक्ट यहाँ तक पहुँचा है, इसका परसेंटेज आपको उस प्रोडक्ट के ऊपर लिखना चाहिए। ये प्रक्रिया जो है हमको शुरू करनी चाहिए। सरकारें क्या कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर क्या कर सकता है, इसके बारे में बात की। इसलिए उन्होंने कई तरह की बात की है, रिसाइकल, रिफर्बिश, रीथिंक, हर चीज़ को री करिए, पुनर्चक्रीकरण। और लीनियर ग्रोथ मॉडल को उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है। इकोनॉमी में 2 मॉडल हैं, सर्कुलर मॉडल और लीनियर मॉडल। ग्रोथ के 2 मॉडल हैं। लीनियर ग्रोथ मॉडल जिसको कहते हैं, वो ऐसा कर्व बनाता है एक सीधा, उसमें ग्रोथ होती है इसलिए ऊंचा तो जाएगा ग्राफ, लेकिन सीधी लाइन होती है, GDP बढ़ाने वाली लाइन। हमको लगता है ना कई बार कि हमारा GDP बहुत कम हो गया है, तो GDP हम किस चीज से बढ़ाते हैं? हम GDP पर्यावरण को खराब करके बढ़ाते हैं। हम GDP मेहनत करके नहीं बढ़ाते, ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करते हैं, ज्यादा से ज्यादा माइनिंग करेंगे, टेक। तो उन्होंने कहा टेक, मेक एंड वेस्ट, ये एक लीनियर फॉर्म है। हम हार्वेस्ट करते हैं, यानी टेक लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? माइंस से लेते हैं, खनिज के रूप में लेते हैं। खेती करेंगे तो भी पॉल्यूशन होगा, किस रूप में होगा? GHG के रूप में होगा, ग्रीन हाउस गैस एमिशन होगा। खुदाई करेंगे जमीन की तो होगा, मीथेन निकलेगी। वाटर पॉल्यूशन होगा, केमिकल, फर्टिलाइजर, सॉइल इरोजन, कई तरह की चीजें होंगी। बायोडिग्रेडेशन होगा। और जब हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन को और खाना खिलाना चाहेंगे फ्यूचर में, तो और जंगल साफ करेंगे, इसका मतलब बायोडायवर्सिटी का विनाश करेंगे। और हैबिटाट जो है जानवरों का, वो खत्म कर देंगे, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होगा, बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रक्शन होगा। और इतने तरह का नुकसान पहुंचाने के बाद हम उसको उत्पादन करके दे पाएंगे, और हमारे किसान फिर पराली जला देंगे। पराली जलाते हैं ना, तो फिर गर्मी बढ़ेगी और फिर ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन होगा। तो ये समस्याएं बढ़ती जाएंगी। और क्या करेंगे? हम माइनिंग करेंगे तो जंगल खोदेंगे, जो मैंने आपको बताया था अभी कि वहाँ रेलवे लाइन बन रही है और जंगल बेच दिया है, एक तरह से बताया था ना, रोगाट माइंस। ज़्यादा से ज़्यादा खुदाई करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा जंगल काटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रोड बनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रेलवे लाइन डालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, यानी कि और धुआं हवा में जाएगा। यानी पर्यावरण जितना ज़्यादा खराब करेंगे उतना GDP ग्रो करेगा। और फिर जो चुनौती दी हुई है UNFCCC ने 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड की, कि वो बढ़ जाएगा, और जैसे ही 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा तो अधिकांश जगह तापमान 50 डिग्री से ऊपर जब जाने लग जाएगा तो हमारे ग्लेशियर्स चले जाएंगे। और सेशेल्स का राष्ट्रपति तो समुद्र में जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है कि हम तो डूब ही जाएंगे। वो हालांकि एसिडिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि ओशंस का, जो ओशंस को बचाओ, सेव ओशंस, समुद्र को बचाइए। अम्लीकरण हो रहा है, यानी हम अपना गार्बेज, कूड़ा करकट सब कुछ समुद्र में ले जाके डाल रहे हैं। ऊपर से ग्लेशियर्स पिघलेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज 412 ppm पहुंच गया है। जब अल्गोर को और UNFCCC को, IPCC को, इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उन दोनों को संयुक्त रूप से जब शांति का नोबेल मिला था 2005 में,
तब अलगोर का एक लेक्चर है मेरे पास रखा है, बड़ा मज़ेदार लेक्चर है, आप भी यूट्यूब पे खोजेंगे, इंग्लिश में तो मिल जाएगा, हिंदी में नहीं मिलेगा, डबिंग है, देखिए कब मिलता है। तो बहुत अच्छी बात वो कहते हैं कि आज तक के इतिहास में 300 ppm पर 300 पार्ट्स पर मिलियन तक कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अभी तक नहीं पहुंचा था। कुछ लोग बताते हैं पहले एक आध बार हुआ था, तब समुद्र में डूबी हुई धरती थी, आधी से ज़्यादा धरती समुद्र में डूबी हुई थी जब पहले 400 कभी पहुंचा था। और अल गोर उस समय में 2005 में चिंता करते हैं, उपराष्ट्रपति थे अमेरिका के और पर्यावरण के ऊपर काफ़ी थिंकर हैं, काफ़ी लिखते हैं। उस समय में वो बताते थे कि 300 ppm जब पहुंच गया है, ये बहुत खतरनाक लेवल है, और इतना खतरनाक लेवल है कि हम सोच भी नहीं सकते। और अभी 2018 में वो 412 है। 2018 का जो लेवल है 412, मतलब 10 लाख अणु जो हवा में घूम रहे हैं, उन 10 लाख अणुओं में 412 अणु मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, ppm। इतना खतरनाक स्तर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का हमने पहुंचा दिया है। और जब हम 10 बिलियन पॉपुलेशन की तरफ जा रहे हैं, तब हमारी जनसंख्या को खिलाने के लिए हमको 50% और फील्ड्स चाहिएंगे। इसलिए रीयूज, रीथिंक, रिसाइकल, ये चीज़ें बताइए। अगर आपको पर्यावरण में जाना पड़ेगा तो आपको सर्कुलर मॉडल में जाना पड़ेगा। चीज़ों को रीयूज करना सीखिए। इसलिए जिन चीज़ों की आवश्यकता है आपको नहीं है, उस चीज़ों को मत खरीदिए, क्योंकि उस चीज़ को आप तो पैसा देके खरीद लेंगे, लेकिन उस चीज़ का निर्माण करने के लिए या तो कुछ हार्वेस्ट करना पड़ेगा। इसलिए फिर से जो भारतीय, इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसलिए जो SDGs हैं 2030 वाले सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसकी बात भी वो करता है। और पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, जिसमें मोदी जी गए थे और बहुत सारे वादे करके आए थे कि हम ये ऐसा कर लेंगे, और हम जा रहे हैं सोलार की तरफ और विंड की तरफ, और हम जा रहे हैं नॉन कन्वेंशनल की तरफ। अब हम कन्वेंशनल कोयले पर हमने कोयले वाला बढ़ा लिया, एनर्जी हमारा अभी कोयले का और बढ़ गया। सोलर का हमने किया है, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि टोटल जो डिमांड है वो बढ़ गई है एनर्जी की। तो मैंने मिला जुला करके ये इसलिए दिया क्योंकि ये भी गरीबी पे ही जाके रुकेगा फिर, जो मैंने जहाँ से शुरू किया था। और इसमें भी उसी पॉलिटिकल विल की ज़रूरत पड़ेगी जो गरीबी हटाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि पर्यावरण को आप और हम सब ऐसे नहीं बचा पाएंगे। क्या बदलाव आपको दिख रहा है अभी शहर में? दिल्ली में 10 साल से ज़्यादा पुराने वाहन बैन हैं। भोपाल में आप जाइए, 33 साल पुराने वाहन चल रहे हैं। उनके नंबर भी आप देखेंगे तो 30 साल पहले अलॉट हुए थे, क्योंकि वाहन की उम्र ही 10 साल मानी जाती है। लेकिन लोग, हमारे यहाँ जितनी मिनी बस चल रही हैं, जो बसें चल रही हैं, सिटी बसें छोटी छोटी, ये कितने साल पुरानी दिख नहीं रही है आपको? 20 साल पहले तो मैं ही बैठा करता था। हाँ, वो अभी भी चल रही है, उससे भी पुरानी होगी, क्योंकि उस समय भी काफ़ी पुरानी थी, उस समय कोई नई नहीं थी। वो अभी भी चल रही है। कितनी गाड़ियां आप रोड पे जाते हैं तो कितना भयंकर धुआं छोड़ते हुए जाते हैं। हम एक हॉट चैम्बर में, गैस चैम्बर में तब्दील होने जा रहे हैं, और इसके लिए कोई चिंता नहीं है, बिल्कुल भी चिंता नहीं। रीथिंक की बात करिए, अभी तक सोचा ही नहीं पहली बार। रीथिंक तो बहुत फिर बाद में सोचने को बोलते हैं, दोबारा सोचने को बोलते हैं, एक भी बार नहीं सोचा गया है। और ये बताइए कि 12.5 लाख लोग 2018 में एयर पॉल्यूशन से मर गए, इस चुनाव में मुद्दा ही नहीं है। अब दोनों पार्टी का मैनिफेस्टो देख लीजिएगा, पर्यावरण के ऊपर किसने ज़्यादा ध्यान दिया, देखिए उसमें जाके मैनिफेस्टो देखे आपने, नोट्स है कि नहीं है वो सिविल सर्विसेज का, देखा आपने?
कांग्रेस का भी तुलना करना, बीजेपी वाला भी तुलना करना, आपको पता चल जाएगा मैनिफेस्टो कितना लंबा चौड़ा है और क्या उसमें लिखा हुआ है। कौन कार्बन डाइऑक्साइड के लिए भी चिंतित है, कौन पर्यावरण के लिए भी चिंतित है, और कहाँ किसी रैली में कोई मुद्दा है ये 12.5 लाख लोग हवा से मर गए, जहरीली हवा से, और दिल्ली में कितने लोगों का स्कूल बंद हो जाता है, कितना कंपटीशन है। एक एक दिन जो है स्कूल मिस नहीं करते बच्चे, लेकिन एक आध महीने तक भी जो है बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाता, मास्क लगा के भेजा जाता है। क्या गुनाह किया है उन्होंने? तो उन्होंने एक बहुत अच्छा बात कही कि ये जो रिफॉर्म है, ये जो पैसा दिया जाता है, ये जो चीज़ें हो रही हैं, ये ठीक वैसा ही है जो इलेक्शन कमीशन भी कर रहा है। ये जितनी भी एजेंसियां भारत के लोगों के लिए कुछ कर रही है, जनता के लिए, और एहसान भी जता रही कि देखो हम कुछ कर रहे हैं, चाहे वो सरकार हो चाहे एजेंसियां हो। तो बहुत अच्छा उसने कमेंट किया कि एक कैंसर के पेशेंट को एक बैंडेड लगा देने जैसा है कि उसके हाथ पे या सिर पे आदमी को क्या हुआ है, कैंसर, और आपने कहा अच्छा कैंसर हुआ, आइए हम आपका इलाज करते हैं। क्या इलाज करेंगे? क्योंकि हम सरकार हैं, स्टेक होल्डर हैं, हम लोग जिम्मेदार हैं, अकाउंटेबल हैं, हम समझदार भी हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हम टैक्स भी लेते हैं और हमें आपके ऊपर खर्च भी करना है। अच्छा आपको कैंसर हुआ है, एक बैंडेड निकालेंगे जो 1 रुपये वाली आती है और आपके सिर पे चिपका देंगे, अब आप जाइए। कितना ज़बरदस्त मेडिकेशन की ज़रूरत है, कितना ज़्यादा रेडी जो है इलाज करने की ज़रूरत है। उसकी कीमोथेरेपी होनी है, उसके ऑपरेशन होने हैं, कैंसर को जड़ से मिटाने वाली जो दवाइयाँ, जो 10-10 हज़ार रुपए की जो टेबलेट्स हैं, वो उसको सब्सिडी में दी जानी है, कितना कुछ होना है। तो ये जितने भी उपाय सरकार के द्वारा लगाए करे जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने कमेंट किया है ये ठीक वैसा ही है जैसे एक कैंसर के पेशेंट को एक बैंडेड चिपका देना। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या हम बैंडेड लगा करके फिर घर आ जाएं, सरकार ने देखो ये लगा दिया है, और खुश हो जाएं, चैन से सो जाएं, तो फिर सोते रह जाएंगे। यही हो रहा है अभी। तो कम से कम बाकी लोग नहीं भी जाग पाए, आप लोग समझिए, उसके महत्व को समझिए और इन मुद्दों को समझिए। ये हो रहा है अभी पिछले दिनों, और यही सब चल रहा है। भयावहता आपके सामने है, लेकिन थिंकर आपको मिलेंगे नहीं, ना इस पे विचार करने वाले लोग हैं। इसका मतलब ये चुनाव ऐसा लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह के लिए हो रहे हैं। हाँ? इलेक्शन का दौर है ना, और अगली सरकार जो आएगी वो अगले 5 सालों में क्या रणनीति बनाएंगे, इन्हीं चीज़ों के बारे में उनसे क्या अपेक्षा है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं वो क्या करेंगे। तो चलिए आगे की बात कल करेंगे, आज यही बात समाप्त करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टास्तु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की